हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्क्वायर प्लस। आज हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जहां से एक पूरी की पूरी लीग स्टार्ट होती है, अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो हिज नेम वाज सर वेलिंगहैमस्टाइन। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। So after the tenure of the Robert Clive in 1772, we have got the Wallenstein. अब रॉबर्ट क्लाइव के जो भी टेन्योर था, उसके जो भी डिटेल्स हैं, वो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड एज वी नो, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बेकार रहा अमॉन्ग द पीपल एंड द फार्मर्स। तो वो सब पूरा एबॉलिश हो गया, और उसके बाद आए वेलिंगहैमस्टाइन। So Wellington became the governor of Bengal in 1772, but he later was raised to the position of the Governor General of Bengal. अब ये सवाल उठता है कि वो was the first governor of Bengal. So the answer first governor of Bengal is the Sir Robert Clive, and who was the first governor general of Bengal is, उसका आंसर है सर वेलिंगहैमस्टाइन। तो अब हुआ क्या कि द ड्यूअल गवर्नमेंट विच आर इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट क्लाइव और अबॉलिश बिकॉज इट रूइन द इकोनॉमी ऑफ द बंगाल। फार्मर्स एंड आर्टिजन बहुत बेकार जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए, और यहाँ तक इतना करप्शन बढ़ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वो भी अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल करने लग गए, और वो एक किस्म से वेल्थ को लूटने लग गए। जब ये सारी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मैटर है उसमें इंटरफेयर भी करेंगे। तो इन ऑर्डर टू चेक कि भाई क्या हो रहा है, और इन ऑर्डर टू कंट्रोल, तो दोनों ही चीज़ों को एक तो चेक और कंट्रोल करने के लिए जो भी अफेयर्स हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। ये एक्ट देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में वन ऑफ द लैंडमार्क एक्ट बना। So as per this act, it led to the foundation of central administration in India. It designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal, and it also created the executive council of 4 members to assist the governor general of Bengal. This act made the governor of Madras and the governor of the Bombay subordinate to the governor general of Bengal। मतलब कि इन सभी में, तीनों प्रेसिडेंसीज में, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन मिल गई वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। बाकी दोनों लोग इसके अंडर इनको रिपोर्ट करने लग गए। इट ऑल्सो प्रोवाइड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। कंपनी के जो भी लोग थे उनको सख्त मना कर दिया गया टू गेट इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब और एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हर बात की रिपोर्ट, चाहे वो रेवेन्यू हो, सिविल हो, मिलिट्री हो, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते थे। एंड उनका जो टर्म था वो भी एक्सटेंड कर दिया गया था फ्रॉम 1 year to 4 year। एंड 1/4 of the court of directors should retire every year, and after they retire they are not eligible for the re-election। Like everything we know has a merit and a demerit, so इस एक्ट के भी कुछ अच्छे मेरिट थे। that was that it brought the affair of the East Indian Company directly under the control of the British Parliament, जो कि पहले से चाहते थे। It proved that the British Parliament is concerned about the welfare of the people। लोगों को ऐसा लगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से हमको बचाने के लिए ये एक्ट आया गया है। एंड इट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर ऑल द फ्यूचर एनैक्टमेंट। अब इसके डीमेरिट क्या थे? डीमेरिट ये था कि इसने एस्टैब्लिश तो कर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट को, बट उसका ज्यूरिडिक्शन कुछ डिफाइन नहीं किया था। बॉम्बे एंड जो मद्रास के लोग जो रिपोर्ट करते थे टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो ठीक से कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सोच के बनाई गई थी कि वो हेल्प करेगा फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट वो और ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लग गए, जिसके चलते हुए गवर्नर जनरल की पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी। Now, in order to remove the defect or demerit of the Regulating Act of 1773, British Prime Minister William Pitt passed another act which was known as the Pitt's India Act of 1784। अब इस एक्ट के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको अलग अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरे कमर्शियल फंक्शन को मैनेज करना था, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई जो कि मैनेज करेगा पॉलिटिकल फंक्शंस को। तो बेसिकली इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी फंक्शन थे उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट जैसा कुछ रूल अप्लाई कर दिया। दिस एक्ट was significant because it provided British government supreme control over the affair of the company and administration in India. So like as we are seeing about the Regulating Act of 1773 and the Pitt's India Act of 1784, they both passed under the tenure of the Wellington, which was the longest tenure of 12 years in the Governor General of Bengal. Apart from that, he did a few of his things from his own, like he shifted the treasury from the Murshidabad to Calcutta.
He made the Calcutta as the capital of Bengal in 1772, and each district was provided with a civil code under the collector and a criminal code under Indian judge. A civil code under the collector was known as the Sadar Diwani Adalat, that is highest civil court of appeal, and the criminal code was known as the Southern Nizamat Adalat, okay, which were under the Indian judge. Now एक और important question आता है, like Code of Hindu Law was translated to English by Halhed during the reign of the Waring-Einstein. So like apart from that, a board of trade was set up to buy the quality goods for the company. He abolished the system of the free passes, also known as dastaks. He also reduced the custom duty by 2.5% to the merchant, introduced new houses for the custom and they were set up at Calcutta, Dhaka, Hooghly, Patna and Murshidabad. He introduced uniform system of the prepaid postage. He improved the condition of police and the weaver, और उनको और अच्छी भी जो ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द फैसिलिटीज भी दिए गए. अ न्यू बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू वाज क्रिएटेड एट द कलकत्ता टू लुक इनटू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. बैंक भी स्टार्ट किया इन द कलकत्ता, एंड इन 1781 ही फाउंडेड द कलकत्ता मदरसा फॉर द प्रमोशन ऑफ द इस्लामिक स्टडीज. दिस इज इंपॉर्टेंट. So apart from the administrative reform which he has done, he was also involved in the military conquest. So he witnessed 3 wars, one of which was the Rohilla War. So basically the Rohilkhand was a small kingdom which was situated between Awadh and the Marathas. Ruler was Hafiz रहमत खान. अब हाफिज अहमद खान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं मराठा उनके किंगडम में अटैक ना कर दे, तो इसके चलते हुए उन्होंने एक he signed a treaty with the Nawab of Awadh on the fear of being attacked by the Maratha, but कभी कोई ऐसा अटैक हुआ नहीं. लेकिन फिर भी नवाब ऑफ अवध उनसे पैसे की डिमांड ही करते रहे in order to provide him the protection. हाफिज अहमद खान ने एक टाइम के बाद वो पैसा देने से ही मना कर दिया. Then नवाब with his help of the British troop invaded रोहिलखंड. Waring-Einstein ने इस इन्वेजन में नवाब का साथ दिया एंड इट वॉज हाईली क्रिटिसाइज, क्योंकि जब कोई वॉर हुआ ही नहीं तो वो फिर क्यों पैसा देते रहे. तो लेकिन इनकी ये जो पॉलिसी थी कि इन्होंने उनका नवाब का साथ दिया, वॉज हाईली क्रिटिसाइज बाय एवरीवन. So in 1775 there was another incident which was known as the first Anglo-Maratha war. So इसका main issue था about the post of Peshwa, which was the issue between the Madhav Rao and his uncle Raghunath Rao. अब इस चक्कर में रघुनाथ राव किल्ड माधव राव. अब इसके बाद हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट साइंड द ट्रीटी ऑफ सूरत विद रघुनाथ राव इन 1775, जिसके चलते हुए ये प्रॉमिस दिया गया कि सेलसेट एंड बेसिंग का जो भी एरिया है वो सारा के सारा ब्रिटिश को मिल जाएगा. ये तो पहले प्रॉमिस दिया रघुनाथ राव ने, लेकिन बाद में ही स्टार्टेड शोइंग अनविलिंगनेस टू दिस प्रॉमिस. इसके चलते हुए 1776 में वेरिंग-हाइंस्टाइन ने ही सेंड कर्नल उपटन टू सी द इशू एंड मेक द सेटलमेंट. कर्नल उपटन ने ट्रीटी ऑफ सूरत को जो साइन की गई थी रघुनाथ राव से उसको कैंसिल किया, एंड ही कंक्लूडेड अनदर ट्रीटी ऑफ विच आर नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद नाना फडणवीस, अनदर मराठा लीडर. As per the Treaty of Purandar, Madhav Rao too was accepted as new Peshwa and British retained the Salsette along with the heavy war indemnity. लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, एंड वेरिंग-हाइंस्टाइन he rejected the Treaty of Purandar and called it as a scrap of paper. Instead, in 1781, he sent a British troop, okay, and where the Mahadaji Scindia was defeated and the Gwalior were annexed. 1782 में ट्रीटी ऑफ सेल्वाई साइन हुई वेरिंग-हाइंस्टाइन और एंड महादाजी सिंधिया के बीच में, जिसके चलते सेलसेट एंड बेसन का एरिया इनको ब्रिटिश को मिल गया जो कि वो पहले से चाहते थे. माधव राव टू बिकेम द न्यू पेशवा and it established the British influence in Indian politics, and it provided a British 20-year peace with the Marathas, and British promised to support Maratha in case Hyder Ali of Mysore attacked them. So guys, there was another war which was known as Second Anglo-Mysore War which broke out in 1780 to 84, और ये भी सब वेरिंग-हाइंस्टाइन की टेन्योर में हुआ था. एंड गाइज ये जितने भी वॉर्स हैं, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये जो भी ये वॉर्स हैं या एंग्लो कर्नाटिक वॉर, आप इनकी टेंशन मत लीजिए, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इन पे सेपरेटली मिले. लेकिन अभी इस केस में क्या हुआ वो देखते हैं. पहले जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच में, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि दे विल हेल्प ईच अदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी कॉल्ड मराठा.
लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये बात देखी कि ब्रिटिश और मराठा के बीच में भी ट्रीटी साइन हुई है कि टू हेल्प ईच अदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ऑफ कॉल्ड हैदर अली। तो ऐसा बहुत चलता था। अब उसके चक्कर में हुआ क्या कि जब मराठास ने मैसूर पे इन्वेजन किया तो ब्रिटिश ने हैदर अली की कोई हेल्प नहीं की, बल्कि ऑन कंट्रेरी ब्रिटिश ऑल्सो कैप्चर द फ्रेंच पोर्ट कॉल्ड द माहे विच वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द हैदर अली। इसके चक्कर में हैदर अली को बहुत गुस्सा आया एंड ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1781 में ब्रिटिश आर्मी सर अंडर द सर आयर कूट डिफीटेड हैदर अली एट अ प्लेस कॉल्ड पोर्टो नोवो। 1782 में हैदर अली की कैंसर से युद्ध के दौरान ही डेथ हो गई और उनके बेटे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, उन्होंने वॉर को कंटिन्यू किया। लेकिन इन 1784 टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश ने ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर को साइन किया, जिसके चलते हुए जो भी टेरिटरी एक दूसरे को मिली थी वो सब उन लोगों ने फिर से रिस्टोर कर ली। So apart from the administrative reforms and military conquest, a few of the other incidents also happened under the period of the Varangian Hansen, जिसमें सबसे फेमस दो इंसिडेंट है। पहला वाला तो 1775 में नंद कुमार का है, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, सिर्फ उन्होंने फॉर्जरी की थी इसके चक्कर में। मतलब इतनी सी बात करिए, उनको सीधे फांसी पे लटका दिया गया था। सेकंड था राजा चेत सिंह, जो कि उस बनारस के राजा थे। वो अपनी बस रेगुलर पेमेंट में देने में थोड़ा सा डिले हो गया और उसके चलते उनको 50 लाख रुपए का हैवी फाइन भी भरना पड़ गया। ये दो इंसिडेंट्स ने बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में असर डाला। और उसके अलावा 1784 में वैनिंग हैंसन सपोर्टेड द एशियाटिक सोसाइटी विच वॉज क्रिएटेड बाय सर विलियम जोन्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉबर्ट चैम्बर्स। एंड जो पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 1774 में कलकत्ता में, उसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजाज इम्फी। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ अब आज हमने जाना अबाउट वैनिंग हैंसन, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा। वी हैव सीन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री व्हाट इज द रिफॉर्म एंड कॉन्क्वेस्ट, एंड ही हैड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एज यू कैन सी इन द टेबल वाज द 12 इयर्स। इसके बाद आते हैं सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। we'll see about him in the next video, and his tenure starts from 1786 and 1793. उनके बारे में आपको अगर जानना है तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड एवरीथिंग जैसे जैसे टेबल में जो जो भी नाम दिए गए हैं सबके ऊपर वीडियोस हैं, एंड देन we'll go each and every one of them in a sequential way. So guys, it's the end of the video about the Varangian Hansen. I hope you like the video and you find it informative and useful. So I really request you to kindly subscribe my channel, like the video, put the comments and share it across to your friends and other people, those who want to learn in a simple and a crisp manner. Ultimate aim is to remove the fear about the history of the subject, and I am looking forward for your feedback and comments. Okay guys, bye.